एक बात बताइए, आप अपने घर में या अपने ऑफिस में प्रवेश कर रहे हैं और गार्ड आपसे कहे कि रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? जाहिर सी बात है, कोई भी चौंक जाएगा। अरे भाई, मेरा घर है, मेरा ऑफिस है, गार्ड कौन होता है पूछने वाला कि मैं क्या करने जा रहा हूं? मगर समझने वाली बात यह है कि सामान्य वक्त में ये चीजें संभव नहीं है, मगर जब अमृतकाल चल रहा हो और उस पर भी मुमकिन है योजना जारी हो, तो फिर सब कुछ मुमकिन है। आपका गार्ड आपसे पूछ सकता है कि आप अपने घर में या ऑफिस में क्या करने जा रहे हैं। संसद का सत्र शुरू होने से पहले ही कल की तारीख में संसद परिसर में एक ऐसी घटना हुई जिसने संदेहों का बाजार गर्म कर दिया है। आपको याद होगा, चुनाव के समय ही खबर आई थी कि संसद की सुरक्षा बदल दी गई है और अब बदली हुई सुरक्षा ने विपक्ष के एक सांसद के साथ ऐसा काम किया है जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। अब से पहले यहीं से सवाल उठने लगा है कि क्या अमित शाह का तांडव शुरू हो गया है? प्रधानमंत्री मोदी जो कह रहे थे कि 10 सालों में जो हुआ वो तो ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तो क्या अब पिक्चर का एक एक सीन बाहर आने लगा है? डीएमके सांसद एमएम अब्दुल्ला के साथ जो हुआ वो कोई सामान्य घटना नहीं है। क्या कुछ हुआ? क्यों विपक्ष के एक सांसद को उपराष्ट्रपति से लेकर किरेन रिजिजू तक को पत्र लिखना पड़ा है? पूरा मामला बेहद आसान भाषा में बताएंगे। इसके साथ ही बात करेंगे भाजपाई सत्ता के एक और ट्रेलर की। उड़ीसा में हाल ही में भाजपा की सरकार बनी है और सरकार बनते ही वो शुरू हो गया जो भाजपा सरकारों में आम होता है, कभी भी हो जाता है, आम भाषा में जिसे दंगा कहते हैं। उधर हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो रेल हादसा हुआ है जिसमें कई लोग मारे गए, कईयों के घायल होने की खबर आई, उसको लेकर भी एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसे सुनने के बाद अगली बार जब आप ट्रेन में बैठने जाएंगे तो अपनी सीट ढूंढने से पहले ड्राइवर ढूंढेंगे और ड्राइवर से कुछ सवाल करेंगे। क्या सवाल करेंगे, क्यों ड्राइवर को ढूंढेंगे, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। काफी दिनों से गोदी मीडिया के लपड़झंडिसों की चर्चा नहीं हुई है, आज वो भी करेंगे। 2000 के नोट में नैनो चिप ढूंढने वाली मैडम ने नया कारनामा किया है। इसके अलावा कुछ और बेहद महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर विस्तार से बात करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम फ्री होता है, इसलिए शुरुआत में ही ये काम निपटा लिया करिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर इस सीसीटीवी फुटेज को जरा ध्यान से देखिए। वीडियो हम नहीं दिखा सकते, गड़बड़ हो सकता है। राह चलते रोहित नाम का एक सरफिरा अपनी महिला दोस्त यानी पूर्व महिला दोस्त आरती, जिसके साथ वो पिछले 6 सालों से संबंधों में था, किसी बात को लेकर इनका अलगाव हुआ और इसने सरेआम ताबड़तोड़ 14 बार आरती के ऊपर हमला किया, उसे जान से मार दिया। मोहम्मद जुबैर ने इस मामले को शेयर करते हुए लिखा है कि वसई में एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका की लोहे की रॉड से 14 बार हमला करके बेरहमी से हत्या कर दी। ये दोनों पिछले 6 साल से रिलेशनशिप में थे, लेकिन हाल ही में ब्रेकअप हो गया। समाचार एजेंसियां इसलिए नहीं दिखाएंगी क्योंकि इसमें कोई लव जिहाद नहीं है। अब जरा याद करिए, कुछ महीने पहले ही इस देश में श्रद्धा आफ्ताब का मामला खूब गर्म था। क्योंकि इस मामले में आफ्ताब था यानी धर्म का एंगल मिल गया, इसलिए गोदी मीडिया ने इस पर हफ्तों तक बहस की, महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो गया, कम से कम दिखाने लगा अपने आप को। सत्ताधारी दल और उसके समर्थक भी इस मामले में बड़ा रस ले रहे थे, मगर श्रद्धा आफ्ताब के मामले के बाद न जाने कितनी ही लड़कियों की वैसे ही हत्याएं हुई, मगर चूंकि उनमें लड़का मुस्लिम नहीं मिला इसलिए गोदी मीडिया के लिए यह खबर नहीं है। इस घटना को ही देख लीजिए। राह चलते इसने 14 बार हमला करके अपनी ही पूर्व प्रेमिका को मार दिया, मगर जरा ढूंढिए गोदी मीडिया के कितने लपड़झंडिस इस पर चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सवाल है कि जिस महिला की हत्या कोई मुस्लिम न करे उसका क्या दोष है? क्या उसको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए? क्या उसकी समस्याओं को, उसकी बातों को इस देश का मीडिया नहीं उठाएगा? जवाब है नहीं उठाएगा। बात साफ है, इनके लिए महिलाओं की सुरक्षा, उनकी सामाजिक स्थिति महत्व नहीं रखती, महत्व रखती है तो सांप्रदायिक राजनीति। जिस मामले में हिंदू मुसलमान नहीं, वो मामला गोदी मीडिया के लिए कोई खबर ही नहीं है, उसको सामान्य रूप से छोड़ दिया जाएगा, थोड़ा बहुत 2-4 सेकंड दिखाकर। इसीलिए आप सभी से बार बार अपील करता हूं कि देश में स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करिए, जो आपके मुद्दों पर सत्ता से सवाल करे और हकीकत दिखाए, झूठ का पर्दा डालकर सच को छिपाने का प्रयास न करे। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए हमें आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले साल यानी 2023 के मार्च के आसपास कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव था और इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और इनके तमाम नेताओं ने कर्नाटक की जनता को जितना हो सकता था डराने का प्रयास किया। गृह मंत्री ने तो जाकर यहां तक कह दिया कि यदि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आ गई तो दंगे होंगे, फसाद होगा। बाकी प्रधानमंत्री तो जय बजरंग बली का नारा लगाकर वोट की भीख मांगी रहे थे, ये तो आपको याद ही होगा, इतनी जल्दी तो नहीं बोले होंगे। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि गृह मंत्री ने 1 साल पहले कर्नाटक के चुनाव में कर्नाटक वालों को कांग्रेस से डराया था। इसके बावजूद
खुद कर्नाटक के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया। कांग्रेस अच्छे बहुमत के साथ सरकार में है और 1 साल बीतने के बाद भी वहां से किसी सांप्रदायिक दंगे की खबर सामने नहीं आई। मगर हाल ही में उड़ीसा में चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के साथ उसी दिन रिजल्ट आया। इस चुनाव में न तो नवीन पटनायक की पार्टी के लोग और न ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, आपने सुना होगा कि वो उड़ीसा की जनता को इस बात पर डराएं कि यदि भाजपा सत्ता में आ गई तो यहां दंगे होंगे। जबकि इस बात के तमाम आधार भी हैं, फिर भी किसी पार्टी के, किसी विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता ने जनता को, उड़ीसा की जनता को यह कहकर नहीं डराया कि भाजपा आएगी तो दंगे होंगे। जनता को डराकर वोट लेने की कोशिश नहीं की। और हाल फिलहाल में उड़ीसा से यह खबर आई है, सुन लीजिए। 3 जून को चुनाव परिणाम आए। वहां की सरकार ने अभी कायदे से कार्यभार भी नहीं संभाला होगा, ऑफिस आने जाने की आदत भी नहीं बनी होगी कि दंगे शुरू हो गए। अपनी स्क्रीन पर हिंदुस्तान टाइम्स की इस खबर को देखिए। सांप्रदायिक हिंसा बढ़ने पर बालासोर में कर्फ्यू लगाया गया। मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने जिला कलेक्टर से बात करके स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए हर एक उपाय करने का निर्देश दे दिया है। पुलिस का कहना है कि उड़ीसा के तटीय शहर बालासोर में मंगलवार सुबह कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। इस खबर के अनुसार घटना एक दिन पहले अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक समारोह के दौरान गोहत्या के आरोप में 2 समुदायों के बीच हुई झड़प के बाद घटित हुई। अब तक इस मामले में 15 लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल है। धारा 144 लगा दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस वालों को हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी है। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उड़ीसा के भद्रक कस्बे में आखिरी बार अप्रैल 2017 में कर्फ्यू लगाया गया था। यानी 2017 में पिछली बार माहौल खराब हुआ था और अब 2024 में हुआ है। सोचिए, 2017 से इस स्थान पर शांति कायम थी। 17 से 24 यदि आप जोड़ें तो 7-8 साल का समय हो जाएगा। जिस स्थान पर पिछले 7-8 साल से शांति व्याप्त थी, वहां पर भाजपा की सत्ता आते ही दंगों की शुरुआत क्यों हो गई और कर्फ्यू लगाना क्यों पड़ रहा है, इंटरनेट सेवा बंद करनी क्यों पड़ रही है। अब जरा सोचिए कि भाजपा की सत्ता में आखिर ऐसा क्या है कि ये लोग जहां भी पावर में आते हैं वहां कानून व्यवस्था खतरे में आ जाती है, लोगों का जीवन खतरे में आ जाता है। अब तो कर्नाटक वाले इस बात की खुशी मना रहे होंगे कि अच्छा हुआ अमित शाह की बातों में नहीं आए, वरना आज जो उड़ीसा में हो रहा है पहले ही वो हमारे यहां हो गया होता। और मणिपुर वाले सोच रहे होंगे कि उड़ीसा वालों हमें देखकर भी सीख नहीं पाए, हम जिस गलती का दुष्परिणाम पिछले 13.5 महीने से झेल रहे हैं वही गलती तुमने फिर से कर दिया, तो झेलो, कटो मरो। और ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि जो लोग वोट मांगने आए थे कटोरा लेकर वो तुम्हारी मुसीबत में भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। कोई भ्रम हो तो मणिपुर की स्थिति देख लो। पिछले 13-14 महीनों में नरेंद्र मोदी ने न जाने कितनी विदेश यात्राएं की, न जाने कितनी 100 रैलियां कर दी, न जाने कितने 100 इंटरव्यू दे दिए, और तो और न जाने कितने दर्जन मंदिरों में दर्शन कर चुके हैं, फोटो खिंचवा चुके हैं, यहाँ तक कि समंदर के भीतर भी कूद चुके हैं, मगर मणिपुर जाने की इच्छा नहीं हुई। अब यहाँ प्रधानमंत्री की एक बात और याद रख लीजिए, अभी चुनाव के दौरान ही कहा है कि 10 साल में जो हुआ वो तो ट्रेलर था, असली पिक्चर देखना अभी बाकी है। ऐसी बातें लोग सुने, सब अपनी अपनी जगह कुछ न कुछ खा पी रहे हैं, टेंशन की कोई बात नहीं है। हाँ, मगर टेंशन की बात तब हो जाती है जब खाने पीने के बाद सोने को नहीं मिलता, और जब सोने को नहीं मिलता है तो फिर बहुतों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। हाल ही में जो रेल दुर्घटना हुई उसे लेकर न्यूज 24 ने बताया है कि मालगाड़ी का जो लोको पायलट था, यानी जो गाड़ी पीछे से जाकर टक्कर मारी थी, कंचनजंगा एक्सप्रेस में भिड़ गई थी, वो लोको पायलट 4 रातों से सोया नहीं था, जबकि नियम है कि अधिकतम लगातार 2 रात की ही ड्यूटी लगाई जा सकती है। सोचिए, 4 रात से जो ड्राइवर सोया नहीं होगा वो कैसी गाड़ी चलाएगा। सवाल है कि इन सब के लिए जिम्मेदार कौन है। लाखों की संख्या में रेलवे में पद खाली हैं, भर्तियां नहीं हो रही हैं। अब जब काम बढ़ रहा है, लोग नहीं होंगे तो ड्राइवर सोएगा कैसे? उसको सोने के लिए समय ही नहीं मिलेगा, उसको अतिरिक्त ड्यूटी में लगाया जाएगा, बिना सोए गाड़ी चलाएगा तो गाड़ी ऐसे ही लड़ती रहेगी, हम और आप मरते रहेंगे। जो लोग कभी ट्रेन में बैठते ही नहीं, उनसे किसी के मर जाने से उनको क्या फर्क पड़ने वाला है। जिन्होंने अपने लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज खरीद रखा है, उन्हें आम आदमी की ट्रेन से क्या लेने देना है? मरते हैं तो मर जाए। इसीलिए मैंने कहा कि यह खबर जब आपको पता चलेगी कि ड्राइवर 4 रात से सोया नहीं था, तो ट्रेन में बैठने से पहले आप अपनी सीट नहीं ढूंढेंगे, ड्राइवर को ढूंढेंगे और ड्राइवर से पूछेंगे कि भैया कै रात से जागे हो, नींद तो नहीं आ रही है। देखिए कैसे घोर सरकारी लापरवाही के कारण ड्राइवर को नींद आती है और बहुतों को जिंदगी भर के लिए सोना पड़ जाता है, और न जाने कितने परिवारों की नींद हमेशा के लिए गायब हो जाती है। मगर बड़े बड़े अमृतकाल में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, टेंशन मत लीजिए। आइए अब सबसे पहले संसद भवन में विपक्षी सांसद के साथ
साथ जो हुआ उसकी चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण मामले हैं, उन पर बात करेंगे। तमिलनाडु की डीएमके पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं एम अब्दुल्ला। इन्होंने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को एक पत्र लिखा है और इसमें बताया है कि मेरे साथ पार्लियामेंट हाउस में एक चौंकाने वाली घटना हो गई है जिससे मुझे सदमा लगा है। 18 जून को दोपहर लगभग 2:40 पर जब मैं पार्लियामेंट हाउस स्टेट में बैटरी वाली बग्गी से एंट्री कर रहा था, तभी सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने बैरियर लगाकर मुझे रोक दिया और मुझसे पूछा कि संसद में आप क्या करने जा रहे हैं। यानी संसद सदस्य से पूछा जा रहा है कि संसद के भीतर आप क्या करने जा रहे हैं, संसद के भीतर आपका क्या काम है। डीएमके सांसद लिख रहे हैं कि मैं संसद का सदस्य हूं, जहां पर तमिलनाडु के लोगों और राज्य के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं। वहां जाने पर मुझसे सवाल किया जा रहा है कि मैं वहां क्यों जा रहा हूं। ये मेरे लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि आज से पहले ऐसा दुर्व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा था, न सुना था। संसद सदस्य होने के नाते मुझे इतना मालूम है कि हम संसद में प्रवेश कर सकते हैं, भले ही कोई आधिकारिक कार्य न हो तो भी। मैं सभापति के प्रति जवाबदेह हूं, जो कि राज्यसभा के कस्टोडियन है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा व्यवहार मेरे साथ इन लोगों ने कैसे किया, सीआईएसएफ के लोगों ने क्यों किया। आगे उन्होंने उपराष्ट्रपति से इस मामले पर कार्रवाई करने की उम्मीद जताई है तथा इस दुर्व्यवहार की जांच की मांग की है। अब आपको याद होगा, कुछ सप्ताह पहले ही संसद की सुरक्षा में लगाए गए सीआरपीएफ के 1400 जवानों को हटा दिया गया और सीआईएसएफ के 3300 जवानों को लगा दिया गया, यानी दोगुने से भी अधिक, लगभग 2.5 गुना। उसी वक्त तमाम लोगों ने संदेह जताया कि आखिर चुनाव के दौरान इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत क्या है। जवाब यह भी दिया गया कि दिसंबर के महीने में जो कुछ लोग संसद में गलत तरीके से घुस गए थे, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उसी सुरक्षा में चूक को लेकर यह बदलाव किया गया है। सवाल ये उठा कि दिसंबर में सुरक्षा में चूक हुई तो इतने महीने बाद चुनाव के आसपास ये बदलाव क्यों किए। इस मामले पर टीएमसी सांसद साकेत गोखले लिख रहे हैं कि यह बेहद चौंकाने वाला मामला है और बेहद शर्म की बात है। डीएमके सांसद एम अब्दुल्ला संसद के अंदर गए, सीआईएसएफ के कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, उनसे पूछताछ की, कहा कि बताइए आप क्या करने जा रहे हैं। किसी सांसद से ये नहीं पूछा जा सकता कि वे संसद क्यों जा रहे हैं। संसद के सदस्य होने के नाते संसद में रहना हमारा अधिकार है। क्या यही कारण है कि सीआईएसएफ ने संसद की सुरक्षा अपने हाथों में ली है, इंडिया गठबंधन के सांसदों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोकने के लिए। यानी साकेत गोखले सवाल कर रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में बदलाव क्या इसलिए किया गया ताकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों को उनके कर्तव्यों का पालन करने से रोका जा सके। टीएमसी सांसद आगे लिख रहे हैं कि गृहमंत्री अमित शाह, अब तो समझ में आ गया होगा कि अब कोई 400 पार या 300 पार नहीं रह गया है। संसद मोदी या शाह की निजी संपत्ति नहीं है कि वे सांसदों को रोककर उनसे पूछताछ कर सकें। एक सांसद को क्यों रोका गया, इस पर जवाब और सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सीआईएसएफ आप वहां पर संसद की सुरक्षा के लिए हैं, अमित शाह के निजी रक्षक के रूप में नहीं है। पिछले 5 सालों से संसद की कार्रवाइयों की तमाम घटनाएं तो आपको याद ही होंगी। विपक्षी सांसदों को किस तरीके से ट्रीट किया गया, कैसे सदनों से उन्हें निकालकर बाहर फेंक दिया गया और बाहर फेंकने के बाद आपदा में अवसर का लाभ उठाते हुए मनमाने बिलों को धकाधक पास करवा लिया गया, बिना किसी चर्चा, बिना किसी सुझाव के। किस तरीके से महुआ मोइत्रा की सांसदी मात्र आरोप लगाकर छीन ली गई, जांच तक पूरी नहीं हुई और सजा दे दी गई। हालांकि पश्चिम बंगाल की जनता ने मोदी सत्ता को आईना दिखाते हुए पुनः महुआ मोइत्रा को उनकी जगह पर पहुंचा दिया, मगर देश की 140 करोड़ की आबादी की आवाज को किस तरीके से मोदी सत्ता ने दबाने का प्रयास किया, यह हम सब ने देखा है। सवाल है कि क्या तीसरी बार कुर्सी मिलने के बाद और बहुमत नहीं मिलने के बाद भी मोदी सत्ता पुराना रवैया या फिर उससे भी खतरनाक रवैया अपनाने वाली है। आज की तारीख में बीजेपी बहुमत में नहीं है, मगर उसका गठबंधन बहुमत में है। मंत्रालयों का जब बंटवारा हुआ तो पहले से चर्चा हो रही थी कि गठबंधन की सरकार तो नहीं दिख रही है, सब कुछ तो बीजेपी के पास ही है। इसके बाद स्पीकर के पद को लेकर बात हो रही थी कि नीतीश नहीं तो कम से कम नायडू जिद कर सकते हैं, मगर अब चर्चा है कि दोनों इस मामले में भी सरेंडर कर चुके हैं, यानी बीजेपी का ही स्पीकर होगा। चर्चा यह भी है कि एक बार फिर से ओम बिड़ला को स्पीकर बनाया जा सकता है, यानी संसद का खेल पुराना ही देखने को मिल सकता है, विपक्ष की आवाज को दबाना और सत्ता पक्ष की आवाज को बढ़ाना। अब डीएमके सांसद यानी इंडिया गठबंधन के सांसद के साथ जैसा व्यवहार संसद में हुआ है, उसके बाद लोग सवाल करने लगे हैं कि अभी तो संसद की कार्यवाही भी शुरू नहीं हुई, क्या अभी से मोदी सत्ता यानी अमित शाह का तांडव शुरू हो गया है। क्या सुरक्षा कर्मियों के मन में अचानक से ये बात आ गई कि किसी सांसद को रोककर पूछा जाए कि आप संसद भवन में क्या करने जा रहे हैं। संसद का सदस्य अगर संसद भवन में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा, यही सवाल बार बार पूछा जा रहा है। बाकी साहब ने तो कहा ही है कि 10 साल में ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, इंतजार करिए पूरी पिक्चर किस कैटेगरी की आती है। एक सप्ताह के भीतर ही संसद की कार्यवाही शुरू होने वाली है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जैसे अयोध्या की कहानी सामने आ रही है, आपको याद होगा अयोध्या के विकास को लेकर
लेकर, वहां पर बने एयरपोर्ट को लेकर न जाने कौन कौन सी डींगे हाकी जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा अयोध्या और उसके साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश ही हवाई जहाज में बैठकर उड़ जाएगा। अब खबर आ रही है कि अयोध्या से 7 शहरों की स्पाइस जेट की डायरेक्ट फ्लाइट बंद हो गई है। मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है। हैदराबाद के लिए भी सेवाएं बंद, यानी हाथी आई हाथी आके लौट गई। वैसे भी हाथी को तो लौटना ही था। मंदिर के नाम पर इतना सारा तांडव मचाने के बावजूद अयोध्या में भी हार मिली और पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में भयंकर हार मिली, जिसकी कल्पना भी विरोधियों तक ने नहीं की थी। तो जहाज क्या, बहुत कुछ बंद हो सकता है, देखते जाइए। उधर बिहार में एक बार फिर से पुल गिरने का सिलसिला जारी है। अररिया में उद्घाटन से पहले ही 12 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल भरभरा के गिर गया। इस पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तुरंत ही पल्ला झाड़ दिया है और लिख दिया है कि इस पुलिया का निर्माण केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं हुआ, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसका काम चल रहा था। यानी नितिन गडकरी ने पुल गिरने का ठिकरा नीतीश कुमार के कपार पर फोड़ दिया है। जनता के करोड़ों रुपए जो डूब गए उसका हिसाब किताब मत मांगिएगा, ये सब गलत बात है। बिहार में बहार है, लिख कर रख लीजिए, और नहीं भी रखेंगे तो क्या कर लेंगे। ऐसे ही आए दिन नया नया पुल बनता रहेगा, उसका बजट पास होता रहेगा और पुलवा गिरता रहेगा। नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब भरती रहेगी। टैक्स भरने के लिए तो आप लोग है ही है, आखिर दिन रात मेहनत करके कमा रहे हैं, देश हित में महंगा डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं, इसीलिए ना कि नेताओं, अधिकारियों और ठेकेदारों की जेब गर्म करते रहे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे भाई, जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का बंटाधार करने के बाद भी गोदी मीडिया टेंशन में नहीं है तो आप काहे टेंशन ले रहे हैं। साल 2016 में जिस मोहतरमा ने 2000 के नोट में नैनो चिप का ऐलान किया था, वो मोहतरमा लगातार गिरने के नए स्तर को छूती जा रही है। कभी कभी तो समझ नहीं आता कि इन लोगों को रात में नींद कैसे आती होगी। वैसे नींद बहुत अच्छी आती होगी, क्योंकि झूठ जब जानबूझकर बोला जाता है, वो भी प्लानिंग के साथ, तो वो झूठ नहीं होता। जब बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को मालूम हो कि झूठ हो तो वो झूठ नहीं होता। मैडम का नाम है श्वेता सिंह। रेल दुर्घटना हुई तो सरकार से सवाल करने की बजाय, सरकार को आड़े हाथों लेने की बजाय पूरा का पूरा गोदी मीडिया और उसके लपटझंडिस सरकार के बचाव में उतर गए, या फिर कहिए कि कान पकड़ के उतार दिए गए। अब चूंकि आप भी जानते हैं, झूठ के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसको याद रखना पड़ता है और उसको चेक भी करना पड़ता है। मैडम कहने लगी कि सन 2000 से लेकर 2001 तक यूपीए का राज था और उस समय 350 रेल दुर्घटनाएं हुई। यानी एक झटके में आज तक चैनल पर बैठी श्वेता सिंह ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को ही निपटा दिया और उस समय को भी कांग्रेस की यूपीए सरकार पर चिपका दिया। सोचिए, 2001 से 2023 की तुलना कर रही हैं। ये तुलना ठीक वैसे ही हो गई जैसे आप आज की तारीख में तार वाले टेलीफोन यानी लैंडलाइन की तुलना आज की तारीख में जो स्मार्टफोन आ रहे हैं उनसे कर दें। लेकिन अगर आप इसमें गोदी मीडिया का दोष देख रहे हैं तो बहुत गलत बात है। इसमें गोदी मीडिया का बिल्कुल दोष नहीं है, दोष ऊपर वालों का है। अरे भाई, जब आज की सारी समस्याओं के लिए नेहरू जिम्मेदार हो सकते हैं, यानी 2022, 23, 24 की तुलना 51-52 से की जा सकती है, 1951-52 से की जा सकती है, तो फिर 2000 के नोट में नैनो चिप वाली मैडम ने तो खाली 22-23 साल पीछे ही जाकर तुलना की है। अब जैसन गुरु वैसन चेला, तू लोग टेंशन काहे के लेला। वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।